हेलो दोस्तों, क्या इस हफ्ते बाजार ने आपको चौंकाया? क्या इस हफ्ते बाजार ने फिर से खेल दिखाया? निफ्टी फिसला और नास्डैक ने टेक को झटका दिया, लेकिन सबसे बड़ा धमाका ट्रंप सरकार ने किया। ट्रंप ने डाला अमेरिकन ड्रीम पर 1 लाख का ताला। मतलब अब H1B वीजा लेना आसान नहीं, सस्ता तो बिल्कुल नहीं। इस एपिसोड में हम करेंगे डीप डाइव और जानेंगे H1B वीजा का इतिहास, कितने भारतीय इससे जुड़े हैं, इससे उन पर और भारतीय आईटी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, और क्या अमेरिकन ड्रीम से ज्यादा स्मार्ट होगा इंडियन ड्रीम। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सारे जवाब मिलेंगे यहीं। तो तैयार हो जाइए फॉर योर वीकली डोज ऑफ मार्केट मस्ती एंड मैडनेस। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मार्केट मस्ती वीकली में। यहाँ हर हफ्ते की मार्केट की हलचल का आसान और मजेदार विश्लेषण मिलता है। अगर देखा जाए तो इस बार फार्मा को लगा झटका, टेक ने मारी थी छलांग और सेंट्रल बैंक ने मारी ब्रेक। चलिए समझते हैं क्यों। शुरू में हम भारतीय और अमेरिकी दोनों बाजारों की सबसे बड़ी हलचलों और सोने के दामों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। न केवल यह कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे होस्ट और दोस्त आदित्य है। वेलकम आदित्य, हाउ वाज योर वीक? वीक वाज गुड। ये वीक थोड़ा सा वॉलेटाइल था इंडियन और अमेरिकन मार्केट्स में। जैसे हमने देखा कि काफी न्यूज फ्लो हुए, काफी नए नए, जिसने आईटी और फार्मा सेक्टर में एक तरीके से हलचल मचा दी। तो इंडियन बाजार लगभग 25,400 की रेंज से, जहां 25,500-600 के पास एक रेजिस्टेंस है, तो न्यूज फ्लो के कारण इंडियन मार्केट वहां से कंटिन्यूअसली गिरते हुए सीधे 24,600 के आसपास आ गया। उसी तरीके से यूएस बाजार में भी थोड़ी हलचल थी, क्योंकि जिस तरीके से जेरोम पावल ने एक अपनी फेड की मीटिंग के नोट्स पब्लिश किए, तो उनने उन मीटिंग में कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि फेड रेट कट नहीं करेगा, स्लो रहेगा, क्योंकि वो जिस पैरामीटर और जिन डेटा पॉइंट्स को देखते हैं वो डेटा पॉइंट अच्छे नहीं लग रहे हैं और महंगाई अभी भी ऊपर बढ़ी हुई है, तो वो शायद रेट कट नहीं करेंगे। और मार्केट को ये उम्मीद थी कि इस साल 2 और रेट कट होंगे, तो जहां भी रेट कट की पॉसिबिलिटी थोड़ी दूर धुंधली होती हुई दिखाई दे रही है, तो उस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। और मार्केट ने रिएक्ट किया कि मार्केट थोड़े गिरे। हालांकि फ्राइडे को मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी दिखी, तो S&P 500 लगभग 0.5% डाउन था। तो हम देखेंगे अभी आगे नेक्स्ट डेटा पॉइंट्स कैसे आते हैं, उसके हिसाब से फेड शायद वापस अपनी कमेंट्री अपडेट करें, या फिर अपने एक्शंस या जो अक्टूबर मीटिंग में और दिसंबर मीटिंग में है वहां कुछ एक्शन बदल भी सकते हैं वो। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स पिछले 7 लगातार सेशन में 25,423 से गिरकर 24,654 तक आ गया, जिसमें 750 पॉइंट से ज्यादा यानी करीब 3% की गिरावट दर्ज हुई। अगर हम देखें दोस्तों, भारतीय बाजारों की अगर बड़ी खबरों को देखें तो सबसे बड़ी खबर है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया और भारतीय फार्मा शेयरों में गिरावट आ गई। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डर ज्यादा है, असर कम, क्योंकि भारत ज्यादातर जेनेरिक दवाएं एक्सपोर्ट करता है, ब्रांडेड नहीं। फिर भी सप्लाई चेन और मुनाफे की चिंता ने निवेशकों को डरा दिया। दूसरी खबर अगर देखी जाए तो आरबीआई ब्याज दरें 5.5 पर रोक सकता है, वो भी 2025 के आखिरी तक। और अगर मैं तीसरी और इंपॉर्टेंट खबर की बात करूं तो एफआईआई ने बिकवाली की, जिससे बाजार में कमजोरी बनी रही। आप सारे डेटा पॉइंट्स को अगर एवेल्युएट करें तो जैसे इस हफ्ते क्या हुआ कि रुपये एक नए लो को टच किया, तो वो बेसिकली ओवरऑल एक अगर बिग पिक्चर को हम देखें तो जैसे जब भी एफआईआई सेलिंग आती है तो वो अपना पैसा यहां से निकाल के वापस किसी दूसरे मार्केट में लगाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वो रुपी बेचते हैं और डॉलर वापस खरीद के अपनी कंट्री में ले जाते हैं। तो उसका इम्पैक्ट दिखता है कि रुपी नए लो बना रहा है। और दूसरा क्या होता है कि इससे नए जो एफआईआई इन्वेस्टर्स हैं उनको भी यहां पर यह लगता है कि इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट सिनेरियो में, और जहां नेक्स्ट 6 से 12 महीने का आउटलुक थोड़ा सा डाउटफुल है, जैसे ट्रंप की पॉलिसीज
आईटी और फार्मा पे लगे नए टैरिफ्स और जो अनसर्टेन मार्केट एनवायरनमेंट है, उसका एक ये भी प्रभाव पड़ता है कि उनको लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में करेंसी और भी वीक हो सकती है और स्टॉक मार्केट शायद अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो ये दोनों के चलते क्या होता है कि उनका ओवरऑल आरओआई जो रहता है इन्वेस्टमेंट में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो काफी कम हो जाता है। और अगर आप देखें कि अभी भी जैसे यूएस में बॉन्ड यील्ड वगैरह 4.1 के पास हैं, तो अगर उनको 4.1% की बॉन्ड यील्ड मिल रही है बिना कुछ किए और यूएस मार्केट एक एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में अगर देखें इंडियन मार्केट क्या है कि जहां पे आपको अगर आप $88 पर डॉलर के भाव पे अगर इन्वेस्ट करते हैं और अगले 6 से 12 महीने में मार्केट अगर आपको 2-5% ही रिटर्न देता है, तो उनकी ओवरऑल यील्ड रुपी पे अगर प्रेशर आया 3-4% रुपी वीक हो गया तो उनकी यील्ड शायद 1-2% आ सकती है, और अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो नेगेटिव ही हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा एफआईआईज थोड़ा दूर हैं भी मार्केट से और इन्वेस्ट करने से घबरा रहे हैं। बट जैसे ही अर्निंग्स रिजल्ट्स थोड़े अच्छे होंगे और यूएस में फेड रेट कट अगर थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होगा, उनकी बॉन्ड यील्ड 4.1% से अगर गिर के लगभग 3-3.5% के पास आती है, तो वहां उनको एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है दूसरे मार्केट्स की तलाश करने के लिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो फिर दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे अभी HSBC की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि इंडियन मार्केट एक अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है उन्हें अगले 6 से 12 महीने के लिए, क्योंकि पिछले 12 महीने में रिटर्न नहीं दिया है और अपने पिछले 12 महीने में गवर्नमेंट ने काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफी कुछ नए रिफॉर्म्स लिए हैं, जीएसटी, टैक्स कट्स, और काफी अच्छा हो रहा है। तो उससे क्या है कि मार्केट ने बैकग्राउंड में काफी वर्क किया है और इसका अब इफेक्ट बस दिखना है अगले 6 से 12 महीने में। तो दोस्तों, अगर हम देखें अमेरिकी बाजारों की कुछ बड़ी खबरें, और सबसे बड़ी खबर अगर मैं देखूं तो H1B वीजा फीस काफी बढ़ी। टेक कंपनियां इससे चिंतित है। ट्रम्प सरकार ने H1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस जैसी कंपनियां परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इससे भारतीय टैलेंट की लागत बढ़ेगी और हायरिंग पर असर पड़ेगा। दूसरी खबर अगर देखी जाए तो जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही 3.8। और आखिरी खबर अगर मैं कहूं तो अगस्त 2025 का इन्फ्लेशन डेटा विच इज कॉल्ड एज द पीसी इंडेक्स, इसके आंकड़े उम्मीद के मुताबिक रहे, जिससे ये संकेत मिलता है कि महंगाई अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है और फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों में क्या फैसला लेगा, इस डेटा का उस पर असर पड़ सकता है। अगर हम देखें सोने और चांदी की चाल कैसे रही, तो इस हफ्ते के शुरुआत में गिरावट रही और फिर उनमें उछाल भी आया। 24 कैरेट गोल्ड है, उसकी प्राइस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी कम हुई, लेकिन फ्राइडे को फिर से तेजी आई। इसके साथ साथ सिल्वर की प्राइस भी अब पहले से स्टेबल है। अगर मैं इस हफ्ते को समराइज करूं तो भारतीय बाजार थोड़ा काफी दबाव में रहे। फार्मा और आईटी सेक्टर में कमजोरी दिखी और विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की। अब संक्षेप में देखते हैं अगले हफ्ते शेयर बाजार में क्या होने वाला है और आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अगले हफ्ते के सबसे बड़े इशारे। देखा जाए तो भारतीय शेयर बाजारों के लिए आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का फैसला आना है। यहाँ आरबीआई तय करेगा कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, घटेंगी या स्थिर रहेंगी। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग डेटा, जिसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी कहते हैं, एक तरह से फैक्ट्रियों की सेहत को बताता है। और अमेरिकी बाजारों के लिए 3 खबरों को ध्यान में रखना चाहिए। नॉन फार्म पेरोल रोजगार के आंकड़े आएंगे, साथ ही साथ शुक्रवार को अमेरिका का पीसीई इन्फ्लेशन डेटा आना है और कुछ बड़ी टेक कंपनियों के तिमाही नतीजे भी आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेंगी, तो इंटरेस्टिंग वीक रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस हफ्ते की सबसे बड़ी और हमारे फेलो आईटी प्रोफेशनल्स में चिंता बढ़ाने वाली खबर रही कि क्या अब अमेरिकन ड्रीम पर हमेशा के लिए ताला लग गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन लाया और H1B वीजा की जो फीस होगी वो होगी $1 लाख। दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 2026। H1B वीजा की एप्लीकेशन शुरू होते हैं जनवरी में, और उसका मतलब है कि इस साल जो भी एप्लीकेशन फाइल हुए हैं 2025 में, उन पर इस
चार्जेस का या इस प्रोक्लेमेशन का असर नहीं होगा, और जो अगले साल जनवरी से जो नए एप्लीकेशन फाइल होंगे 2026 के लिए, उन पर ये फी अप्लीकेबल होगी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि H1 वीजा क्या है और लोग इसे क्यों इसके पीछे भागते हैं। ये क्या होता है, जितनी भी कंपनीज एप्लीकेशन सबमिट करती हैं उसके बाद USCIS का एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम यूज करता है। तो अगर 65,000 उनके पास टोटल वीजा हैं ग्रांट करने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है 2.5 लाख 3 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस उनको मिलती हैं। तो वो उसमें से क्या होता है 3-4 में से एक कैंडिडेट की एप्लीकेशन ही सक्सेसफुली पिक होती है। तो उस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए एम्प्लॉयर्स को एक सर्टेन फी देनी होती थी। अभी तक वो फी 2,500-3 हजार से 5-7 हजार है, डिपेंड करता है कि आपके लॉयर और अटॉर्नी की फी कितनी है उसमें। तो अभी तक लगभग ये फी लगभग 2,500 से 7-8 हजार के बीच में रेंज में आती थी, और अभी USCIS ने इस फी को टोटल बढ़ा के $1 लाख कर दिया है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 88 लाख के आसपास आएगी। अब ये क्या अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट है कि अगर आप देखें यूएस में एवरेज सैलरी जो इंडियन लो स्किल वर्कर्स हैं, जो इनिशियली 4 से 5 साल एक्सपीरियंस के लोग जो फर्स्ट पिटिशन के बाद यूएस में जाते हैं, तो उनकी सैलरी लगभग होती है 70-75 हजार $US पर ईयर। अब उस सैलरी में अगर किसी एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करने के लिए एम्प्लॉयर को $1 लाख देना है, तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय वुड सडनली गो फ्रॉम $75,000 to $175,000। अब ये एक इतना बड़ा जंप है फीस में कि बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज या जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं, वो इस केस में एम्प्लॉयज को हायर करना प्रेफर नहीं करेंगी। वो उसके कई इम्पैक्ट हो सकते हैं। वो चाहें तो क्या करें कि यूएस में ही किसी लोकल वर्कर को हायर करें, उससे उनको कॉस्ट की सेविंग हो सकती है। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं कि वो इंडिया में GCC सेंटर वगैरह खोल लें, इंडिया से ऑफशोर एम्प्लॉय से काम करवाना चालू करते हैं। बट उसके भी यूएस रिव्यू कर रहा है पॉलिसी की, उसमें ऑफशोरिंग का टैक्स भी लगा सकते हैं, वो 25% एडिशनल टैक्स अगर ऑफशोरिंग में काम करवाओ। बट अगर हम देखें मोटा मोटा कैलकुलेशन करें, तो अगर आप सोचो कि ऑफशोरिंग में एक आदमी को सैलरी अगर $20,000 मिलती है, ठीक है, और 100,000 की फी में आपको लगभग 5 एम्प्लॉय मिल सकते हैं इंडिया में। तो अगर वो 5 एम्प्लॉय में आप 25% टैरिफ लगा भी देते हो, तो भी आपको लगभग 3.75 एम्प्लॉय उस कॉस्ट अलोन में जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसका शुरुआत में अनाउंसमेंट हुआ, और शुरुआत में लोगों को लगा कि हर पिटीशन जो एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर हैं उनके लिए भी ये नेगेटिव न्यूज थी, बट बाद में USCIS ने क्लैरिफाई किया कि एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल नए H1B वीजा होल्डर्स के लिए होगा जो 2026 में अप्लाई करेंगे, और उनके लिए भी ये वन टाइम फी है। इसका मतलब है कि 6 साल H1B आप शुरुआत में होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद आप अगर ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपका फिर रिन्यूअल होता रहेगा। तो 6 साल में एक पर्सन को एक बार ही देना है, और इससे स्कोप काफी कम हो चुका है। अदरवाइज पहले मार्केट में इतना फियर आ गया था, ऐसा लग रहा था लोगों को कि सारे H1B वीजा होल्डर उन पर फी लगने लगेगी, और 21 सितंबर 2025 से ही ये नियम लागू होने वाला था, ऐसी न्यूज आई थी मार्केट में। तो जो कई इंडियन एम्प्लॉइज हैं जो इंडिया ट्रैवल वगैरह के लिए आए थे या वेकेशन के लिए आए थे, वो काफी उस कम्युनिटी में काफी फियर आ गया था। बहुत सारे लोग इमीडिएटली रातों रात उनने अपने वेकेशन कैंसिल किए और टिकट बुक कर ली वापस यूएस लौटने के लिए। तो ये सब जो है अभी अगर देखें तो मुझे लगता है इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये दिखती है कि इंडिया के लिए पॉजिटिव्स इसमें ज्यादा दिख रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट टर्म पेन है, शॉर्ट टर्म डिफिकल्टी है, बट इंडियन कंपनीज और जो दूसरी कंपनीज जो H1B यूज करती हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट करेंगे, वो SOWs मॉडिफाई करेंगे, ताकि उसमें जो क्लॉज होता है कि वेयर एग्जैक्टली द वर्क विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी रीनेगोशिएटेड। तो क्या होगा कि ऑफशोरिंग GCC सेक्टर से डिलीवरी का एक क्लॉज आ सकता है, और नंबर ऑफ ऑन साइट रिसोर्सेस में भी मिनिमाइज्ड गोइंग फॉरवर्ड। तो इसमें काफी कुछ देखना है, और ये इवॉल्विंग न्यूज है,
इसमें और भी चीजें आएंगी, और मुझे लगता है जिस तरीके का लैंडस्केप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेट कर रहा है, तो और इस चीज में न्यूज आ सकती हैं। ये पॉलिसी थोड़ी और रेस्ट्रिक्टिव हो सकती है, बट ओवरऑल इंडियन आईटी सेक्टर को थोड़ा सा क्या करने पड़ेगा, अपने आप को रीब्रांड करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और थोड़ा उनको इनोवेशन के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे लगता है ये ऐसी खबर है जिसने भारतीय आईटी सेक्टर और लाखों प्रोफेशनल्स के अमेरिकन ड्रीम को झकझोर कर दिया। और अगर हम इस इशू के तह तक जाए और इस पर कुछ रोशनी डाले कि क्या सच में अब अमेरिकन ड्रीम इंडियन ड्रीम में बदल जाएगा। जैसे आदित्य ने बताया, अगर हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो H1B वीजा की शुरुआत 1990 में हुई थी, और इसे अमेरिका ने इसलिए बनाया था ताकि अमेरिकी कंपनियों को जब हाई स्किल या तकनीकी एक्सपर्ट्स न मिले तो दुनिया से उस टैलेंट को बुला सके। और H1B वीजा एक ऐसा वर्क वीजा है, अमेरिका उन विदेशी प्रोफेशनल्स को देता है जिनकी स्किल्स वहां की कंपनियों को चाहिए, खासकर टेक, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर में। तो ये स्पेशल काम के लिए एक टेम्परेरी वर्क वीजा है जिसकी अवधि 3 साल होती है, और इसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 6 साल के बाद इसका एक्सटेंशन हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन फाइल हो चुका हो और आप एक सर्टेन स्टेप तक पहुंच चुके हो आपके ग्रीन कार्ड प्रोसेस में। तो उस केस में कई प्रोफेशनल्स का वीजा 6 साल के बाद भी रिन्यू किया जा सकता है। हर साल अमेरिका करीब 85,000 H1B वीजा जारी करता है, और 2025 के आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका में जितने H1B वीजा दिए गए उनमें से लगभग 70% सिर्फ भारतीयों को मिले। तो हजारों इंडियंस के लिए जो अमेरिकन ड्रीम को पाने की कोशिश कर रहे हैं, H1B वीजा काफी टाइम से एक गोल्डन टिकट रहा है, एक ऐसा रास्ता जिससे एम्बिशन को अपॉर्चुनिटी में बदला जा सके। तो आदित्य, अब आप अमेरिका में हैं, और अगर मैं दर्शकों को बताऊं कि मुझे और आदित्य दोनों को H1B वीजा मिला था और है, क्योंकि जैसे ग्रीन कार्ड आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में है और किसी आप स्टेज तक पहुंचे हैं तो आप अपना वीजा रिन्यू कर सकते हो। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे कि खासकर अमेरिकी कंपनियों को क्या असर पड़ेगा इस खबर से? तो अमेरिकन कंपनीज को भी इसमें असर पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट उनके लिए काफी बढ़ रही है, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉस्ट जंप है। अगर आप देखें तो ये 65 गुना कॉस्ट बढ़ गई है। अब अगर आप देखें कि अमेरिकन कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे जितने ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, अगर आप एक उस स्लाइड में जाएं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंपनीज के H1B वीजा होल्डर हैं, तो अगर वो स्लाइड शेयर करें तो उससे एक नया पर्सपेक्टिव लोगों को दिख सकता है। हाँ, ये स्लाइड, तो इसमें आप देखें कि बड़ी बड़ी कंपनीज के पास 5,000 10,000 ऐसे H1B एम्प्लॉइज हैं पेरोल पर। तो अगर आप सोचें कि इस तरीके से उनको जैसे हर साल नए कुछ एम्प्लॉइज हायर करते हैं, अगर इसका 10% भी नए एम्प्लॉइज हैं तो उनके लिए अगर 100,000 पे करते हैं, वो डेफिनेटली पूरे एम्प्लॉइज के लिए नहीं करेंगे, कुछ हो सकता है जीसीसी सेंटर से काम करें, कुछ कहीं और से काम करें, बट अगर कुछ केसेस में उनको स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और अगर पर एम्प्लॉय वो 100,000 पे करते हैं तो वो उनके बॉटम लाइन पर असर करेगा। और बॉटम लाइन पे कैसे काम करता है कि अगर आप देखें कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, फॉर एवरी ₹1 और $1 आपको एक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिलता है। जैसे कि कंपनी का मोस्ट कंपनीज जो S&P 500 में है उनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है 30 का। इसका मतलब है कि अगर आपको $1 की प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है तो आपका स्टॉक प्राइस क्या होता है, $30 का इंपैक्ट दिखाता है। तो जिस तरीके से अगर इनका एबिटा लेवल पर अगर प्रॉफिटेबिलिटी पर एम्प्लॉय की कॉस्ट के कारण घटेगा, उस हिसाब से इनका मार्केट कैप पर भी इंपैक्ट हो सकता है। और एक दूसरा इंपैक्ट क्या होता है, जैसे कि इंडिया में जो कुछ लोग हैं जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो अमेरिकन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और वो अमेरिका से पढ़ना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनका मेन गोल क्या रहता है कि ओपीटी कॉलेज की एजुकेशन फिनिश करने के बाद उनको एक ओपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू 2-3 साल का वीजा मिल जाएगा, उसके बाद फिर वो H1B अप्लाई कर सकेंगे। पर अगर $100,000 पे करना है तो ये जो एजुकेशन का जो रूट है ये ऑलमोस्ट
खराब हो जाता है, क्योंकि मतलब ये वर्केबल मॉडल नहीं है फिर। क्योंकि कोई भी नया नया जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है उसे क्या लगेगा कि मैं अगर 50 लाख से 70 लाख 80 लाख अगर एजुकेशन में स्पेंड करने वाला हूं, और फिर मुझे ओपीटी के बाद अगर H1B एम्प्लॉयर नहीं मिला, ऐसा एम्प्लॉयर जो कि $1 लाख मुझे देकर स्पॉन्सरशिप करे, तो उनका 80 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन पर वो जस्टिफाई नहीं होता है। तो इंडिया के जो हर साल अगर आप देखें तो 50,000 से लेके 1 लाख स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर जो स्टडी करने के लिए, वो पूरा एक बहुत बड़ा मार्केट है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को मिलता है इंडियन स्टूडेंट्स के थ्रू, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। और इंडियन स्टूडेंट्स अब इसके बाद क्या करेंगे कि यूरोपियन यूनियन में, कहीं दूसरी कंट्रीज में, या कनाडा में, या ऑस्ट्रेलिया में, या मिडिल ईस्ट में, कहीं दूसरे एवेन्यूज की तलाश करेंगे एजुकेशन के लिए। तो इसका इम्पैक्ट मल्टीफोल्ड है कि मतलब फ्यूचर में जो नए लोग हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो यूएस आना प्रेफर नहीं करेंगे, और अमेरिकन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो सकती है, और ये डिफिकल्ट होगा। मतलब जो जिस तरीके से एवर चेंजिंग लैंडस्केप है, और इमिग्रेशन में एक तरीके से ये लोगों को लग रहा है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आज ये रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लाई है, कल कोई और नई रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी आ सकती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी यूएस में लगभग 4.3 मिलियन इंडियंस हैं, और उसमें से अगर आप देखें तो 5 लाख लोग ग्रीन कार्ड की क्यू में हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है, और अगर कोई दूसरी नई रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी आती है तो उनके हिस्से में भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो ये सब सारे इफेक्ट और इम्पैक्ट ये समय ही बताएगा कि किस डायरेक्शन में हेडेड है। तो यह तब हुआ है जब पिछले महीने ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर इंडिया से आने वाले सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, जिससे टोटल टैक्स 50% तक पहुंच गया। ट्रंप के टाइम में ट्रेड और इमिग्रेशन बड़े मुद्दे बन गए हैं, और भारत, जिसे कभी यूएसए का पार्टनर माना जाता था, अब प्रेशर में है। इस फैसले का असर सिर्फ इमिग्रेशन पर नहीं बल्कि शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। सवाल यह है कि आपके निवेश पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसके हम कुछ पहलू देखें तो पहला होगा कि भारतीय आईटी सेक्टर पर असर। जैसे प्रमुख भारतीय आईटी कंपनियों के कॉस्ट सीधे बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, भारतीय टैलेंट की डिमांड घट सकती है। इसीलिए इस खबर के बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स में काफी गिरावट देखी गई। इंडियन आईटी एक्सपोर्ट घट सकता है। अब कंपनियां ज्यादा से ज्यादा काम भारत से ऑफशोरिंग में कराने पर जोर देंगी। रेस्ट्रिक्शंस उल्टा असर कर सकते हैं और रेजिलियंस पैदा कर सकते हैं। बस चाइना को देखिए, यूएस के चिप एक्सपोर्ट बैन ने उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एम्बिशंस को खत्म नहीं किया बल्कि उस फील्ड में प्रोग्रेस को बढ़ावा दिया। क्या इंडिया का टेक इकोसिस्टम भी ऐसा ही रास्ता अपना सकता है अगर यूएस की तरफ से इंडियन टैलेंट का दरवाजा बंद होने लगे? आदित्य, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? हाँ, मेरा भी वैसा ही मानना है कि इस एडवर्सिटी को हमें एक अपॉर्चुनिटी के जैसे देखना चाहिए। और जैसे चाइना ने कई बार इस तरीके के एग्जाम्पल दिए हैं कि यूएस की तरफ से जो भी चैलेंजेस आए हैं उन्होंने उन चैलेंजेस को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, और उन्होंने अपने आप को, अपने ट्रेड और अपनी सिक्योरिटी को काफी इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ाया है। हमको देखना है कि हम भी इस टेम्पलेट से सीख सकते हैं और क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर इससे इम्पैक्ट होता है और कुछ एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स जो हैं यूएस से अगर वापस जाते हैं, तो जैसे हमारे कंट्री से ब्रेन ड्रेन हो रहा था, तो अगर एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो या फिर ब्रेन ड्रेन होना बंद हो जाए, कुछ लोग वापस लौट के आ जाएं, बट उनको क्या हो कि उनकी जो कंपनी है, ओरिजिनल कंपनी या एम्प्लॉयर, वो बोले कि आप इंडिया के जीसीसी सेंटर से काम कर लो, तो थोड़ी रिड्यूस सैलरी में वो जीसीसी सेंटर से काम कर लेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि वो टैलेंट वापस इंडिया आ गया है, और वो इंडियंस जो हैं वो अपना सारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट यूएस से लिक्विडेट करके इंडिया वापस जाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट इंडिया को मिल सकता है और वो इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के कैपिटल मार्केट्स की ग्रोथ में असिस्ट कर सकता है। जैसे आजकल आप देखो कि इंडिया में यूएस के बाद सेकेंड सबसे लार्जेस्ट है स्टार्टअप
इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स अगर हो रही हैं कहीं तो यूएस के बाद तो वो शायद इंडिया है। तो वो और भी ज्यादा फर्दर एक्सेलरेट हो सकता है जितनी भी रिटर्नीज होंगे, क्योंकि जो रिटर्नीज हैं उनके पास सिग्निफिकेंट कैपिटल रहता है, उनके पास स्किल्स हैं, उन्हें उनके पास ग्लोबल एक्सपोजर है, दे नो हाउ टू वर्क विद क्लाइंट्स, दे हैव अ गुड नेटवर्क। सो उस टाइप के लोग जो प्रोफाइल है उनका, वो उनको एक नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए और नए बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए सारे सही इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। तो ये एक मुझे लगता है जो यूएस की ग्रोथ में H1Bs ने जितना हाथ लगाया है, सपोर्ट दिया है, वो लोग जो इंडिया अगर आते हैं उसमें से एक छोटा पोर्शन भी आता है, अगर 100 में से 20 लोग भी अगर इंडिया आते हैं उसके कारण और कुछ ऐसा करते हैं, तो वो इंडिया के लिए नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ इंजन बन सकता है। सही कहा। पर एक प्रोफेसर साहब है स्टीवन डरलॉफ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी जो क्रिएट करेगी वो है ऑफशोर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इंसेंटिव्स। इंडिया के लिए नया H1B फी सिस्टम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC सेंटर्स में इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसी फर्म्स का GCC स्पेस में काफी बड़ा प्रेजेंस है। सिर्फ बैक ऑफिस रोल्स ही नहीं, बहुत लोग अब इनोवेशन, R&D, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, AI वगैरह में भी काम कर रहे हैं। इसलिए नए वीजा रूल्स के साथ मल्टीनेशनल्स को इंडिया में स्केल अप करना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें सब कुछ शुरू से बनाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अमेरिकन ड्रीम अब काफी महंगा हो गया है। H1B वीजा पर ये नया झटका भारत की IT इंडस्ट्री और अमेरिका की टेक कंपनियां दोनों के लिए फिलहाल चुनौती है। कुल मिलाकर इस फैसले से ब्रेन ड्रेन रुककर भारत में ही नौकरियों के अवसर बढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में IT स्टॉक्स पर दबाव बना रहेगा। आदित्य, और आप ऐड करना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी अगर यूएस में स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी कम होगा तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए वो बेनिफिशियल होगा। ऑटोमेशन और ये सब के कारण कंपनीज हायरिंग कम कर रही हैं और इसी चक्कर में अभी साथ में ये H1B का भी आ गया, तो एक तरीके से डबल मार पड़ गई है इंडियन IT सेक्टर को। बट आई एम श्योर कि इंडियन IT कंपनीज भी री इनोवेट करेंगी, कुछ नया लाएंगी, अपने बिजनेस मॉडल को रिवाइटलाइज करेंगी और कुछ ना कुछ नए सॉल्यूशंस होंगे। और ये मुझे लगता है कि 30 साल से IT सेक्टर एक सर्टेन बिजनेस मॉडल के साथ सर्टेन डायरेक्शन में हेडेड था। अब उनको क्या होगा कि दे विल हैव टू डू आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि वो अपने मॉडल को कैसे चेंज करें, कहाँ चेंज करें, और उनके पास काफी कैश होल्डिंग्स हैं। तो मुझे लगता है अब वो टाइम आ गया है कि थोड़ा सा प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच बनाएं, वो R&D करके नए प्रोडक्ट्स बनाएं और इंडिया में इन्वेस्ट करें या फिर दूसरे मार्केट्स की तलाश करें, ताकि अगले 15-20 साल फिर से ग्रोथ मिले उनको उनके सेक्टर में। तो यह था H1B वीजा पर हमारा डीप डाइव। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह फैसला भारत और अमेरिका के बीच टेक्निकल पार्टनरशिप को कैसे बदलता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज मार्केट मस्ती वीकली के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते नजर रखें RBI की पॉलिसी मीटिंग पर और अमेरिका से आने वाले PCE इन्फ्लेशन डेटा पर, क्योंकि ये तय करेंगे मार्केट का अगला मूड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली मस्ती का एपिसोड मिस ना हो, और कमेंट में बताएं क्या अब इंडियन ड्रीम ज्यादा स्मार्ट लग रहा है या नहीं। अगले हफ्ते तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।